अच्छा, उसके बाद वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ना है कि जो हमने गैस्ट्रेक्टमी की है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। याद रखिएगा कि स्टमक की नर्व सप्लाई जो है ना वो है वैगस नर्व। अब वैगस नर्व की वजह से क्या होता है, एक तो एसिड प्रोडक्शन होती है, ज़ाहिर है नर्व सप्लाई कर रही है। नंबर टू, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है उसकी रिलैक्सेशन होती है। अब क्या होगा जब हमने वेगोटमी की, ट्रंकल वेगोटमी में हम कंप्लीट जो है वो वैगस नर्व को काट देते हैं। जब कंप्लीट वैगस नर्व काट दी तो एसिड प्रोडक्शन भी नहीं रही और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स भी नहीं होगा, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। उसकी वजह से हमें फर्दर पाइलोरोप्लास्टी करनी पड़ेगी। और वेगस नर्व के कुछ फाइबर सप्लाई करते हैं, हिपैटोबिलियरी सिस्टम को सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो स्प्लीन को भी सप्लाई करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी सॉरी स्प्लीन को नहीं, उसको लीवर को, इंटेस्टाइन को और गॉल ब्लैडर को। जब हमने वेगोटमी कंप्लीट कर दी तो उसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रेसिस हो जाएगी और गॉल स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से हम सेलेक्टिव वेगोटमी करते हैं जिसके अंदर हम सीरिक प्लेक्सिस और हिपैटोबिलियरी फाइबर्स को हम प्रिजर्व करते हैं, जिसकी वजह से डंपिंग भी थोड़ी कम हो जाती है और गॉल स्टोन फॉर्मेशन भी फॉर्मेशन उसकी कम होती है। अब हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी की तरफ हम जा रहे हैं जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैराइटल सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। अच्छा, उसके बाद है पेप्टिक सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, रिकरेंस हो सकती है। उसके बाद जो है, अब चूँकि हमने बिल रोथ ऑपरेशन टाइप 2 में डायरेक्ट स्टमक को जेजुनम के साथ जोड़ा था, तो अल्कलाइन इसोफेजाइटिस हो सकता है, सॉरी ये अल्कलाइन गैस्ट्राइटिस हो सकती है। जो अल्कलाइन, अब जेजुनम में अल्कलाइन जो है मीडिया, तो उसके कंटेंट जब ऊपर गैस्ट्रियम में जाएंगे तो वो अल्कलाइन गैस्ट्राइटिस कॉज करवा सकता है। इससे बचने के लिए हम एक टेक्निक करते हैं जिसको हम कहते हैं रोक्स एन वाई अनास्टोमोसिस, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिफ्लक्स नहीं होता। उसके बाद डायरिया, अब चूँकि डायरेक्ट स्टमक से जेजुनम में जाएगा अनडाइजेस्टेड और जल्दी से चला जाएगा तो डायरिया के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, रीअब्जॉर्प्शन के चांसेस कम होंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होने से ड्यूडिनम से, तो डायरिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गॉल स्टोन के चांसेस तो बढ़ेंगे, जो हमने बताया कि जब हम ट्रंकल वेकोटमी करेंगे तो उसमें बढ़ जाएंगे। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैसे होगी कि विटामिन B12 कम होगी, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, कैल्शियम ने अब्जॉर्ब होना था ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट में, अब टाइप 2 के अंदर हमने उसको साइड पे कर दिया तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, मैल अब्जॉर्प्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम क्यों होता है, क्योंकि जो अचानक से यानी तेज़ी से जब गैस्ट्रिक कंटेंट जाता है जेजुनम के अंदर, उसकी वजह से डंपिंग सिंड्रोम होता है। उसके दो टाइप्स हैं, एक होती है अर्ली डंपिंग, एक होती है लेट डंपिंग। अब जब बहुत तेज़ी से स्टमक का एसिडिक कंटेंट जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी जेजुनम के अंदर जाएगा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जल्दी से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होगा, बाइल रिलीज़ होगा, ठीक है, सक्सेस एंट्राइकस होगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा और पेशेंट हाइपोवोलीमिया में चला जाएगा। हाइपोवोलीमिया में चला जाएगा, उसकी वजह से उसको टैकीकार्डिया होगा, पाल्पिटेशंस होगी, वीक पल्स होगी, स्वेटिंग होगी। ये होती है अर्ली डंपिंग। इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, उसके बाद पानी कम पीना है और ड्राई मील स्मॉल अमाउंट में लेनी है। उसके बाद लेट डंपिंग जो होती है, अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हम खाने में लेते हैं, जब फास्टली क्विकली स्टमक से जेजुनम के अंदर या ड्यूडिनम के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स गया, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा पैंक्रियाज बहुत जल्दी से इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। वो इंसुलिन जब बहुत जल्दी से प्रोड्यूस होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जाएगा। उसकी वजह से उसको अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस, कोमा, फेंटनेस, ये चीज़ होती रहेगी। तो इसके लिए हमने सेम वही ट्रीटमेंट देनी है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर की बजाते खुद कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई थी, परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। परफोरेशन में हमने क्या करना है, परफोरेशन के लिए हमने एक्सरे करना है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करना है, इसके अलावा अमाइलेज हम कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं। अब जब परफोरेशन होती है तो पैरोटिनाइटिस हो सकता है, शॉक में जा सकते हैं पेशेंट। तो हमने क्या करना है, वाइड बोर कैन्यूला पास करना है, आईवी फ्लूइड देना है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, नहीं तो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करके सर्जरी कर देनी है। उसके बाद होती है ब्लीडिंग।
ब्लीडिंग हमने बताया था कि जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं उसमें गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से होती है, और जो ड्यूडेनल अल्सर होती है उसमें गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की वजह से होती है, यानी ये ब्लीडिंग करती है। अब ब्लीडिंग से बचने के लिए वही वार्ड बोर कैनुला, आईवी वाइड बोर कैन्यूला, फ्लूइड रिससिटेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसके अलावा जो है ना टर्ली प्रेसिन दे सकते हैं, इसके अलावा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद आपने गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्यों होती है कि जब एक जगह पे अल्सर बन गया उसके बाद उसकी हीलिंग हुई, फिर फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस की वजह से वहाँ पे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन या पाइलोरिक स्टेनोसिस भी हो सकती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस जब होगी तो क्या होगा, आपके पास एक एफर्टलेस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। वो वॉमिटिंग में क्या होगा, नॉन बाइलस होगी और इसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा सक्सेशन स्प्लैश पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी होगी। आपकी ट्रीटमेंट इसमें क्या होनी चाहिए, आपकी ट्रीटमेंट इसमें नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज आप उसको निकाल लें। इसके अलावा आप एंटीबायोटिक दें, फ्लूइड इम्बैलेंस को ठीक करें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करें। और अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस हुई, अगर अगर वो ड्यू टू एडीमा हुई है, तो अर्ली पाइलोरिक स्टेनोसिस ड्यू टू एडीमा वो स्पॉन्टेनियसली थोड़ी टाइम के बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो परसिस्टेंट है तो आप उसको बैलून के साथ डायलेट कर लें या सर्जिकल पाइलोरोप्लास्टी कर लें। ये थी हमारी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन, ये भी जो की हुआ है।